जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको बता दें कि हम लेकर आए हैं लेखपाल का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, और ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, और आपको हम बताना चाहते हैं दोस्तों कि इस बार जो लेखपाल के एग्जाम होंगे तो दोस्तों इसमें माइनस मार्किंग भी होगा। ठीक है, 1/4। ठीक है, 1/4 का होगा, माइनस मार्किंग होगा। और आपको बता दें कि दोस्तों इस बार आपके टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 25-25 क्वेश्चन होंगे। आपके हिंदी के 25 होंगे। ठीक है, हिंदी के 25 क्वेश्चन होंगे और उसी के साथ साथ दोस्तों आपके मैथ्स के भी 25 क्वेश्चन होंगे। मैथ्स के 25 क्वेश्चन होंगे और 25 क्वेश्चन दोस्तों आपके जीके जीएस के होंगे दोस्तों। और उसके अलावा दोस्तों ग्राम समाज यानी कि दोस्तों ग्रामीण परिवेश जिसे कहते हैं उसके 25 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल दोस्तों 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे। ठीक है, और 1/4 आपका माइनस मार्किंग होगा। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों आपको इस पेपर के लिए दोस्तों टोटल कितना समय दिया जाएगा दोस्तों? 2 घंटे का समय दिया जाएगा और इस पेपर में रीजनिंग नहीं पूछी जाती। तो दोस्तों आप लोगों के लिए हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं दोस्तों। इसमें हम आपके हिंदी, ठीक है, सामान्य ज्ञान और दोस्तों ग्रामीण परिवेश सबको देखेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये पहला प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, और आप लोग बताइएगा कि कैसा रहा आपका ये प्रैक्टिस सेट। तो चलिए दोस्तों, नवीन पैटर्न पर आधारित है तो शुरू करते हैं दोस्तों पहले हिंदी से। दोस्तों आपको पहला क्वेश्चन आ चुका है कि धीरे धीरे में कौन सा समास है। देखिए धीरे धीरे में कौन सा समास है। देखिए जो बच्चों को नहीं पता है वो सीधा बोलेंगे इसमें क्या है, द्वंद्व समास है। मगर दोस्तों आपको पता है जब कोई एक ही शब्द रिपीट होता है, जैसे ठीक है धीरे धीरे दोस्तों देखिए वही सेम चीज रिपीट हुआ तो ये दोस्तों आपका अव्ययभाव समास में आएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे जिसे कहा जाए रात रात, तो रात रात में कौन समास होगा, तब भी दोस्तों अव्ययभाव समास होगा। हाँ, अगर कहे रात दिन या दिन रात में दोस्तों, तो अगर शब्द अलग हो जाएगा तब आपका समास भी चेंज हो जाएगा दोस्तों, फिर वो द्वंद्व हो जाएगा। अगर सेम ही चीज दोस्तों रिपीट होती है, आपसे पूछा जाए पल पल में कौन समास होगा, तब भी आप क्या बताएंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका अव्ययभाव समास। ठीक है, चलिए देखिए कर्मधारय समास की बात क्या होता है दोस्तों, इसमें विशेष विशेषण का संबंध होता है और दोस्तों उपमेय उपमान का। ठीक है, द्विगु समास में आपका संख्यावाची शब्द होता है और द्वंद्व समास में आपको पता है दोस्तों जैसे कि माता और पिता यानी योजक चिन्ह पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है धनुर्वाण। देखिए धनुर्वाण का मतलब क्या होता है, धनुष और बाण। ठीक है, धनुष और बाण दोस्तों तो आपको पता होगा जब इसका विग्रह करेंगे और इसमें और पाया गया है दोस्तों, तो आपको भी पता होगा अगर और मिल गया है दोस्तों तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि द्वंद्व समास हो जाएगा, धनुर्बाण, धनुष और बाण। ठीक है, इस तरह दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन पूछाते हैं आपसे। ठीक है, तो उसको आपको याद रखना है। ठीक है, ये चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आनी चाहिए। चलिए अगला है, इनमें से शत्रु का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। आपको पता है दोस्तों कि शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि अरि भी होता है, अरि मतलब शत्रु होता है दोस्तों, रिपु मतलब भी शत्रु होता है, बैरी मतलब भी क्या होता है, शत्रु ही होता है दोस्तों। मगर हम बात करते हैं दोस्तों अहि, तो अहि मतलब दोस्तों क्या होता है, सांप होता है। ठीक है, अहि मतलब क्या होता है दोस्तों, सांप होता है दोस्तों। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा दोस्तों। ये क्या होगा, ये सांप का पर्यायवाची होगा, यानी कि ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है मेरे दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि इंद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं दोस्तों, पुरंदर बिल्कुल है, शक्र भी है और दोस्तों मधुआ है। देखिए मधुआ होगा, महुआ नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये नहीं होगा। मगर दोस्तों आपको पता है कौन सा नहीं होगा, तो आपको पता होगा गढ़धिप नहीं होगा। ठीक है, गढ़धिप दोस्तों इसका नहीं होगा, तो हमारा बिल्कुल सही डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला है, स्पृश्य का विलोम क्या होता है। देखिए स्पृश्य का विलोम क्या होगा, अस्पृश्य। मगर दोस्तों अस्पृश्य कैसे लिखा जाएगा वो भी आपको शुद्ध वर्तनी में पता होना चाहिए। तो दोस्तों बिल्कुल सही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका डी नंबर। ठीक है, अगला है ध्वंस का विलोम क्या होगा। ध्वंस का विलोम क्या होता है दोस्तों, तो ध्वंस का विलोम आपको बताना होगा। देखिए ध्वंस मतलब किसी चीज को गिराना, बर्बाद करना, तो दोस्तों ध्वंस का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा दोस्तों। ठीक, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, और आपको तुल्य का देखिए, तुल्य का क्या होगा, अतुल्य हो जाएगा। ठीक है, तुल्य का क्या होगा, अतुल्य हो जाएगा, तो इसका अतुल्य हो जाएगा दोस्तों। और प्राकृतिक का क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा कि प्राकृतिक क्या होता है दोस्तों, कृत्रिम हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल
राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं यानी कि संस्कृत वाला नहीं है मेरे दोस्तों? तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको बता दें कि कूची दोस्तों ये तत्सम शब्द नहीं, ये क्या है दोस्तों? तद्भव शब्द है। ठीक है, कूची क्या है दोस्तों? ये आपका तद्भव शब्द है, कूची है ना। तो दोस्तों ये याद रखेंगे। ठीक है, देखिए कपाट में क्या होता है दोस्तों? आपको पता है कपाट को क्या बोलते हैं? कीवाड़ बोलते हैं। तो ठीक है, कपाट मतलब क्या होता है? कीवाड़ होता है। और कीटक में इसका होता है कीड़ा होता है। और कुंभकार दोस्तों किसको बोलते हैं? कुम्हार को। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, लवंग का तत्सम क्या होगा दोस्तों? तद्भव क्या होगा? लवंग मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि लवंग मतलब होता है दोस्तों नोन को बोलते हैं ना, गांव बोलते हैं नोन, है ना। ठीक है, तो ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि लवंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, ठीक है, देखिए लवण पूछा गया, सॉरी, लवण का मतलब क्या होता है? नोन, है ना। लवंग मतलब लवंग होता है दोस्तों। ठीक है, और नमक दोस्तों आपको पता ही है, नमक नोन को ही इसका पर्यायवाची होता है दोस्तों, क्षार ना, ये सब पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, चलिए तो आपका लवण मतलब क्या होता है दोस्तों? नोन को बोलते हैं। ठीक है, लवंग क्या होता है दोस्तों? लवंग को बोलते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, चलिए अगला है, दो या दो से अधिक अत्यंत समिष्ट वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है दोस्तों उसको क्या कहते हैं? आपको पता है, दो वर्णों के जो मेल से जो परिवर्तन होता है उसको दोस्तों क्या बोलते हैं? उसको संधि कहा जाता है। ठीक है, जो विकार होता है या परिवर्तन होता है दोस्तों उसको हम क्या बोलते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, संहार का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? तो आपको पता होगा संहार दोस्तों ये व्यंजन संधि का उदाहरण होगा। और आपको बता दे मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए कभी भी दोस्तों सा के ऊपर बिंदी आती है वो मां में टूटता, देखिए सा जो बिंदी है वो मां में टूट जाएगा, सम हो जाएगा दोस्तों, और फिर हार बचेगा। तो सम धन हार कहां है दोस्तों? हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा डी नंबर। और इसमें विसर्ग भी होगा मां में। ठीक है, मां क्या होगा दोस्तों? आधा होगा, तो मां में विसर्ग लगेगा तो समहार हो जाएगा। ठीक है, व्यंजन संधि को उदाहरण। अगला है, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द का होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा, उसे दोस्तों हम क्या बोलते हैं? अंत्यवासी। क्या बोलते हैं दोस्तों? गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को हम क्या बोलते हैं? अंत्यवासी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति दोस्तों, उच्च कुल में जो पैदा होता है दोस्तों उसको हम क्या कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको हम कहते हैं कुलीन। क्या बोलते हैं दोस्तों? जो उच्च कुल में पैदा होता है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? कुलीन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अंधे के हाथ बटेर लगना कहावत क्या से होगा दोस्तों? आपको पता होगा अंधे हाथ बटेर मतलब कि अपने आप दोस्तों, मतलब बिना प्रयास से कोई चीज हाथ लग जाना। ठीक है, तो ये कहने का मतलब क्या है? किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना दोस्तों, यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए गांठ का पूरा, देखिए गांठ का पूरा मतलब क्या होता है दोस्तों? मालदार। क्या होता है? मालदार। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यार कहीं कहीं पूछा था, आंख का अंधा गांठ का पूरा। ठीक है, यानी मालदार किंतु धनवान, है ना। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि गांठ का पूरा मतलब क्या? गांठ का पूरा मतलब क्या है? मजबूत है ना, मतलब मालदार है। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा 14 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, मालदार होता। अगला है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य क्या होगा दोस्तों? शुद्ध वाक्य पहचानना है। वाह कितना घृणित दृश्य है दोस्तों। वाह नहीं होता, जो घृणा मतलब कि घृणित होता है ना, जिससे हम घिन करते हैं दोस्तों उसको छी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? छी कहते हैं ना। तो ये चीज आपको समझ के रखना है दोस्तों। तो छी कितना घृणित दृश्य है ना, तो दोस्तों जिससे हम घड़ा करते हैं उसको हम छी बोलते हैं। ठीक है, वाह तो दोस्तों कहीं अच्छी चीज के लिए कहते हैं। ओह दोस्तों कोई चीज आश्चर्य होता है, वाह आह, है ना, कोई दर्द में बोलते हैं, मगर दोस्तों छी का प्रयोग हम क्या करते हैं? कोई चीज घृणित के लिए। ठीक है, चलिए अगला है, शब्दानुक्रम में सही वाक्य क्या है? वह गरीब आदमी था। क्या दोस्तों? वह गरीब आदमी था दोस्तों। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? वह आदमी गरीब था। ठीक है, या था वह गरीब आदमी, या था गरीब आदमी वह। दोस्तों देखिए ये तो आपके बिल्कुल ही गलत हो जाएंगे। क्या दोस्तों? ये तो आपके क्या हो जाएंगे? बिल्कुल ही गरीब हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो वह आदमी गरीब था दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। वह आदमी क्या था? गरीब था। चलिए अगला है, इनमें से कौन पुल्लिंग नहीं है दोस्तों? तो ये बताना है कि इनमें से कौन सा पुल्लिंग नहीं दोस्तों। बचपन होता है, समुद्र होता है, कंबल होता है, वायु चलती है दोस्तों। तो हमारा आपको पता है कि देखिए बचपन होती है ना, तो दोस्तों पुल्लिंग कौन सा नहीं है? देखिए पूछा गया पुल्लिंग कौन सा नहीं है दोस्तों। स्त्रीलिंग कौन सा दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए वायु चलती है ना, वायु चलती है। ठीक है, बचपन होता है ना, तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, गौ सदैव। गौ शब्द क्या होता है? हमेशा। दोस्तों गौ क्या है? तो ये चीज आपको बताना है कि
गौ क्या है। ठीक है, मतलब कि क्या है, सदा बहुवचन है, ये सदा एक वचन है, या बहुवचन है या एक वचन। आपको पता है कि गौ एक वचन है दोस्तों। देखिए जो सदा बहुवचन होता है मतलब जिसका एक वचन ना बने उसको हम सदा बहुवचन बोलते हैं, और सदा एक वचन जो कि हमेशा एक ही वचन में रहे, जिसका बहुवचन ना बने दोस्तों उसको हम सदा एक वचन कहते हैं। मगर दोस्तों ये गौ शब्द एक वचन है, ठीक है, और सदा एक वचन नहीं होता, क्योंकि गौ का गौ मतलब बहुवचन बन सकता है, इसलिए दोस्तों हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए दोस्तों, तो क्या होता है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा आंसर दोस्तों कारक। ठीक है, चलिए अगला है निम्नांकित में से शुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों। तो अंत्याक्षरी कैसे सही लिखा जाता है दोस्तों, शुद्ध शब्द क्या होता है, तो आपको पता होगा अंत्याक्षरी दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है कि निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है। प्रदर्शनी कैसे लिखेंगे दोस्तों, प्रदर्शनी कैसे लिखेंगे, बहुत अच्छी चीज है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए प्रदर्शनी होता है या प्रदर्शनी होता है, ये चीज आपको याद रखना। तो दोस्तों प्रदर्शनी होता है ना कि प्रदर्शनी होता है, ठीक है, तो प्रदर्शनी बिल्कुल सही चीज होता है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता दोस्तों। तो हंस की जगह दोस्तों कौन सा ऐसा शब्द है जो प्रयुक्त नहीं होगा मेरे दोस्तों। तो हंस मतलब सूर्य भी होता है दोस्तों, योगी भी होता है, श्वेत भी होता है, मगर मेरे दोस्तों अमृत नहीं होता है। क्या दोस्तों, अमृत नहीं होता है, यानी कि हमारा डी नंबर बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों, हमारा 23वां क्वेश्चन का नंबर क्या है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये निर्देश दिया गया दोस्तों, इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, कि तत्परता हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है, इसके द्वारा विश्वसनीयता प्राप्त होती है। वे लोग जो सदैव जागरूक रहते हैं, तत्काल कर्मरत हो जाते हैं, और जो समय के पाबंद हैं वे सर्वत्र विश्वास के पात्र समझे जाते हैं। वे मालिक जो स्वयं कार्य तत्पर होते हैं, अपने कर्मचारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं, और काम की उपेक्षा करने वालों के लिए अंकुश का काम करते हैं। वे अनुशासन का साधन भी बनते हैं। इस प्रकार अपनी उपयोगिता और सफलता में अभिवृद्धि करने के साथ साथ वे दूसरों की उपयोगिता और सफलता के साधन भी बनते हैं। एक आलसी व्यक्ति हमेशा ही अपने कार्य को भविष्य के लिए स्थगित करता है, वह समय से पिछड़ता जाता है, और इस प्रकार अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी विक्षोभ का कारण बनता है। उसकी सेवाओं का कोई आर्थिक मूल्य नहीं समझा जाता है। कार्य के प्रति उत्साह और उसे शीघ्रता से संपन्न करना कार्य तत्परता के दो प्रमुख उपादान हैं, जो समृद्धि की प्राप्ति में उपयोगी बनते हैं। अगला है कि दोस्तों इसमें कहा क्या गया दोस्तों, उपयुक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा दोस्तों। तो देखिए इस शीर्षक की बात करें तो किसके बारे में बताएगा, हम ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं, किसके बारे में बताएगा, कार्य तत्परता के बारे में ना। चलिए तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला है जीवन में सफल सिद्ध होने के लिए आवश्यक उपादानों में से एक प्रमुख उपादान क्या है मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल आपको पता होगा कि दोस्तों तत्परता, क्योंकि इसमें तत्परता के बारे में ही बात की गई है। अगला है कि गद्यांश का उचित संक्षेपण कौन सा दोस्तों। गद्यांश का अगर हम उचित संक्षेपण देखें दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा कि जागरूकता व्यक्ति, देखिए ये आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा कि जागरूक व्यक्ति सदैव उत्साहित होकर तत्परता से अपने कार्य में जुट जाते हैं और अनुशासित होकर उसे समय में पूरा कर डालते हैं। समय पर कार्य करने से वे अपने कार्य क्षेत्र में सभी के विश्वास पात्र बन जाते हैं, और यही विश्वसनीयता सफलता का साधन बनती है। यही तत्परता सफलता और समृद्धि का प्रमुख उपादान है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों देखिए मैं आपको बता दूं कि देखिए मैथ्स के जो क्वेश्चन हैं उनको लगाने में थोड़ी सी डिफिकल्ट होता है। ठीक है, अगर आप वो कहते तो अगली बार से हम मैथ्स के भी क्वेश्चन शामिल कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमारे 25 क्वेश्चन हो गए हैं। अब देखिए 25 क्वेश्चन मैथ के हैं जिनको हम स्किप करके दोस्तों अब चलते हैं सीधा दोस्तों अगले पार्ट की तरफ दोस्तों। ठीक है, अगला पार्ट हमारा है जीके का। तो दोस्तों अब हम जीके की तरफ प्रस्थान करेंगे, जिसमें हम जीके के 25 क्वेश्चन देखेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों हम मूल विधि के क्वेश्चंस देखने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है जीके का कि हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल लोथल की खुदाई किसके नेतृत्व में की गई थी दोस्तों। दयाराम साहनी, राखाल दास बनर्जी, एस आर राव या
SRS विष्ट दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों, तो SR राव के। किसमें दोस्तों, SR राव के उसमें दोस्तों आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये गुजरात के अहमदाबाद जिले के ना आसपास ये स्थित है, ठीक है। और इसकी खुदाई दोस्तों आपको पता होना चाहिए किसने की दोस्तों, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। 1955 के आसपास इसकी खुदाई प्रारंभ हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। किसकी हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए जो हुमायूं था दोस्तों, उसका दोस्तों पुस्तकालय से गिरकर दोस्तों वो घायल हो गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और आपको बता दें कि दोस्तों ये किसका पुत्र था, तो बाबर का पुत्र था दोस्तों। और इसी की लड़ाई दोस्तों किससे होती थी, शेर शाह सूरी से। किसके दोस्तों, शेर शाह सूरी से ही इसकी लड़ाई होती रहती थी दोस्तों। आपको बता दें कि 1556 में दोस्तों, क्या 1556 में, याद रखेंगे 1556 के आसपास दोस्तों ये क्या करता है, तो दीन पनाह भवन था दोस्तों, उसमें स्थित पुस्तकालय थी, उसकी सीढ़ियों से गिरकर दोस्तों इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। चलिए अगला है दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहां शहीद हुए थे दोस्तों। आपको पता होगा कि चंद्रशेखर आजाद जी दोस्तों 27 फरवरी 1931 को, अब दोस्तों 27 फरवरी 1931 को दोस्तों अल्फ्रेड पार्क, जिसको आप जानते होंगे दोस्तों, कहां पर है अल्फ्रेड पार्क, कहां है दोस्तों, इलाहाबाद में दोस्तों। कहां पर है, तो इलाहाबाद में दोस्तों पुलिस मुठभेड़ में दोस्तों शहीद हो गए थे दोस्तों, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि 27 फरवरी 1931 को ये दोस्तों शहीद हुए थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, कि निम्नांकित में से द इंडिपेंडेंट समाचार पत्र या पत्रिका के संपादक कौन थे। तो दोस्तों आपको बिल्कुल पता होगा कि इसके संपादक दोस्तों कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू जी थे। कौन दोस्तों, मोतीलाल नेहरू जी दोस्तों इसके संपादक थे दोस्तों, ठीक है। और ये दोस्तों इलाहाबाद से प्रकाशित होता था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी दोस्तों। तो उस समय दोस्तों कौन था 1932 में ग्रेट ब्रिटेन यानी कि दोस्तों जो आपका दोस्तों इंग्लैंड था, उसका प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कौन था दोस्तों, कौन थे, तो जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड दोस्तों, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है दोस्तों। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का दोस्तों ये सबसे ऊंचा बांध कौन सा है दोस्तों, तो ये टिहरी बांध। क्या दोस्तों, टिहरी बांध दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और बता दें विश्व का ये 8वां सबसे ऊंचा बांध है। आपको बता दें कि टिहरी बांध जो दोस्तों वो भागीरथी नदी पर दोस्तों उत्तराखंड में है। कहां पे है, उत्तराखंड में दोस्तों सबसे ऊंचा बांध कौन सा, टिहरी बांध है दोस्तों। अगर बात करते हैं भाखड़ा नागल दोस्तों, ये गुरुत्वाकर्षण के आधार पर सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा दोस्तों, टिहरी बांध। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा 57 नंबर, ठीक है। देखिए जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है दोस्तों, जोजिला दर्रा जो है वो किसको किसको जोड़ता है दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, लेह और श्रीनगर को दोस्तों जोड़ता है। किसको दोस्तों, लेह और श्रीनगर को दोस्तों जोड़ता है, ठीक है। NH1D दोस्तों उस सड़क का नाम क्या है, NH1D, ठीक है। तो ये चीज भी आपको याद रखना है दोस्तों, किसको जोड़ता है, लेह और श्रीनगर को। अगला है, इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में नहीं बहती दोस्तों, ठीक है। तो इनमें से कौन सी नदी दोस्तों जो भारत में पश्चिम दिशा में नहीं बहती है मेरे दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, कृष्णा नदी। क्या दोस्तों, कृष्णा नदी होती है दोस्तों जो पश्चिम में नहीं बहती। आपको बता दें कृष्णा नदी कहां, पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कौन सी नदी बंगाल खाड़ी में नहीं गिरती, तो दोस्तों नर्मदा नदी, साबरमती, लूनी दोस्तों, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है कि भारत के 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए ये नदियां कौन कौन सी है दोस्तों। तो किसका दोस्तों उद्गम हिमालय से स्थित दोस्तों मानसरोवर झील के आसपास से होता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए किसका किसका, तो ब्रह्मपुत्र आपको पता है, हेमा चुंगडुंग की पहाड़ियों से निकलता है दोस्तों, सतलुज और दोस्तों सिंधु नदी। ये तीनों की तीनों नदी दोस्तों कहां से निकलती हैं, मानसरोवर झील के निकट से ही निकलती हैं, ठीक है। चलिए मेरे दोस्तों
अगला क्वेश्चन आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है मेरे दोस्तों। तो आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि ब्राजील ऐसा देश है दोस्तों जो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के दोनों मामले में दोस्तों ये 5वें स्थान पर ही है दोस्तों, ठीक है। और आपको बता दें कि ब्राजील विश्व में दोस्तों सबसे ज्यादा कहवा, ठीक है, उत्पादन करता है, ठीक है। जो कॉफी होता है दोस्तों उसको उत्पादन करता है दोस्तों, तो इसको याद रखेंगे। विश्व का इसे कहवा पात्र भी कहते हैं, किसको, ब्राजील को मेरे दोस्तों। और दोस्तों क्षेत्रफल जैसे दोस्तों भारत का ये 7वां स्थान है, किसका दोस्तों, भारत दोस्तों 7वें स्थान पर है, ठीक है। ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखिए अगर आपको बताना चाहूं तो पहले दोस्तों कौन है, तो पहले दोस्तों आपका रूस है, ठीक है। फिर दोस्तों कौन है, कनाडा है, ठीक, कौन है दोस्तों, कनाडा है। फिर दोस्तों क्या है, चीन है। फिर दोस्तों क्या है, यूएसए यानी कि अमेरिका है। और अमेरिका के बाद दोस्तों ब्राजील आता है, क्या आता है, फिर दोस्तों आपका ब्राजील आ जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे 5वें नंबर पे ब्राजील जो कि जनसंख्या और दोस्तों दोनों में 5वें नंबर पे है। अगला है भारत का संविधान सभा द्वारा में अपनाया गया और 26 नवंबर 1950 को लागू किया गया। दोस्तों अपनाया कब गया था आपको पता होगा, 26 नवंबर 1949 दोस्तों संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपना लिया गया था दोस्तों, ठीक है। तो याद रखेंगे अपनाया कब गया, अंगीकृत कब किया गया दोस्तों, तो 26 नवंबर 1949 को। लागू कब किया गया दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन से अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान दिए गए हैं मेरे दोस्तों। तो कौन सी अनुसूची है इसके बारे में आपको बताना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, किसमें दोस्तों, तो आपको 5वीं अनुसूची में दोस्तों बताया गया इस चीज के बारे में दोस्तों, किसमें दोस्तों, 5वीं अनुसूची में बताया गया है, ठीक है, अनुसूचित जातियों के बारे में दोस्तों। देखिए चौथी में क्या दोस्तों, तो चौथी में राज्यसभा में दोस्तों सीटों का बंटवारा दोस्तों, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, सीटों का बंटवारा है। और 8वीं में क्या है दोस्तों आपको पता होगा, 8वीं में दोस्तों 22 भाषाएं हैं, क्या हैं, 22 दोस्तों भाषाएं हैं, ठीक है। और 9वीं में दोस्तों भू सुधार दोस्तों जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है मेरे दोस्तों। तो कौन सा नहीं है, तो हमारा दोस्तों 63 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, वर्धित SLR, ठीक है। चलिए अगला है केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है दोस्तों। तो कौन सा केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है मेरे दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा रक्षा व्यय, क्या दोस्तों, रक्षा व्यय दोस्तों। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि बिजली के करंट का SI यूनिट क्या है दोस्तों। तो SI यूनिट दोस्तों बिजली का क्या होता है आपको पता होना चाहिए दोस्तों, क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। क्या होता है, एम्पियर होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों ठीक है। चलिए अगला है जंग लगने पे क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा कि जंग लगने पर मेरे दोस्तों लोहे का भार क्या होता है, बढ़ता है, क्या होता है दोस्तों, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है दोस्तों, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों लोहे पे जंग लगना दोस्तों, इस पे कौन से कारक होता है दोस्तों, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, है ना। तो लोहे पे जंग लगना कहलाता है, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता। तो दोस्तों कौन सा हार्मोन्स है जो कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता दोस्तों, आपको बताऊंगे सेक्रेटिन दोस्तों, ठीक है। सेक्रेटिन दोस्तों हार्मोन्स है वो दोस्तों पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता दोस्तों, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग है दोस्तों, जीवाणु जनित रोग कौन सा है इसके बारे में आपको बताना है दोस्तों। आपको पता होगा कि कुष्ठ रोग क्या है, ये जीवाणु जनित रोग है, क्या है दोस्तों, कुष्ठ रोग क्या है, ये जीवाणु जनित रोग है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों इस किससे होता है तो आपको बता दें कि माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से ये रोग होता है दोस्तों, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला है विडाल परीक्षण दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विडाल परीक्षण किसके लिए होता है दोस्तों, तो विडाल परीक्षण दोस्तों आपको पता होगा कि दोस्तों ये टाइफाइड के लिए होता है। टाइफाइड जो बुखार दोस्तों उसके लिए विडाल परीक्षण किया जाता है दोस्तों, याद रखेंगे विडाल परीक्षण दोस्तों टाइफाइड के लिए होता है। अगला है कि उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मो उद्योग की राजधानी के रूप में जाते हैं दोस्तों, मतलब चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है दोस्तों, उसकी राजधानी कहते हैं।
तो आपको बताना होगा दोस्तों कानपुर। दोस्तों आपको पता है, देखिए आगरा भी चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है, मगर दोस्तों कानपुर दोस्तों इसे हम चर्मोद्योग की राजधानी भी कहते हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला है सूची 1 और सूची 2 को दोस्तों सुमेलित करना है, मिलाना है मेरे दोस्तों। तो देखिए इसको आपको मिलाना है, तो देखिए इसका आपको बता दें कि देखिए पशु मेला, ठीक है, पशु मेला कहाँ लगता है दोस्तों? बटेश्वर में। कहाँ दोस्तों? बटेश्वर में पशु मेला लगता है। ठीक है दोस्तों, माघ मेला दोस्तों कहाँ? इलाहाबाद में। ठीक है, ध्रुपद मेला दोस्तों वार्षिक। और दोस्तों इस आपको मिलाएंगे दोस्तों 71 का आपका बिल्कुल सही दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका ए नंबर ही सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ए का 3 से मिला देना है, ठीक है, ए का 3 से मिला देना है, और बी का दोस्तों किससे मिलाना है? 4 से। ठीक है, 4 से। और आपको पता है कि माघ मेला दोस्तों इलाहाबाद में, और गोविंद साहब मेला दोस्तों कहां? अंबेडकर नगर में। तो हमारा ए ऑप्शन से बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है सितंबर 2021 के में किसके द्वारा नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया गया? दोस्तों करंट क्वेश्चन है, किसके द्वारा दोस्तों? ठीक है, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया गया दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि 72 का दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा पीयूष गोयल जी द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? पीयूष गोयल जी द्वारा दोस्तों। एकल खिड़की पोर्टल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों? 73 नंबर क्या है कि वर्ष 2021 में 20 से 26 सितंबर के मध्य वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा कौन सा सप्ताह मनाएगा दोस्तों? कब? 2021 में 20 से 26 सितंबर के बीच वाणिज्य मंत्रालय द्वारा कौन सा सप्ताह मनाएगा? इसके ऑप्शंस हैं जल ही जीवन, वाणिज्य सप्ताह, पुस्तक मेला या पानी सप्ताह। दोस्तों क्या मनाएगा? वाणिज्य सप्ताह। चलिए अगला है सितंबर 2021 में भारत सरकार ने मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के पारिवारिक पेंशन के लिए आय सीमा कितने प्रतिशत तक बढ़ाया है मेरे दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए कितने परसेंट बढ़ाया है, तो 30% बढ़ा दिया है। ठीक है, कितने? 30% बढ़ाया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय ने किस नाम से वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत की प्रथम अखिल भारतीय हेल्पलाइन शुरू की है दोस्तों? तो किस नाम से शुरू की है इसको आपको बताना है। तो किस नाम से दोस्तों? एल्डर लाइन के नाम से। किसके नाम से दोस्तों? एल्डर लाइन के नाम से दोस्तों शुरू की है भारत की प्रथम अखिल भारतीय हेल्पलाइन सेवा दोस्तों, जिसके लिए दोस्तों एक टोल फ्री नंबर भी डाला गया दोस्तों, दिया गया है। कौन सा है? तो 145 और दोस्तों 67। ठीक, 14567 ये क्या है? हेल्पलाइन नंबर भी है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए हमारा आ चुका है ग्रामीण परिवेश या फिर ग्रामीण विकास के दोस्तों 25 क्वेश्चन बचे हैं, उसको अब हम देखने वाले। जीएस के हमारे समाप्त हो चुके हैं दोस्तों। अब देखते हैं ग्रामीण परिवेश के क्वेश्चन। अगला तो क्वेश्चन क्या है? 76 नंबर, प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है किंतु कृषि नहीं। दोस्तों ये किसका कथन है? तो आपको पता होगा दोस्तों ये कथन किसने कहा था? तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में कहा था। क्या कहा था? कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है, मगर दोस्तों कृषि कभी किसी का प्रतीक्षा नहीं करेगी दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ दोस्तों? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना दोस्तों 1 मई 2016 को। कब? 1 मई 2016 को दोस्तों। अब देखिए ये चीज आपको समझना दोस्तों कि उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को कहां से शुरू किया गया था? तो दोस्तों ये शुरू किया गया था दोस्तों बलिया जिले से। कहां से? बलिया जिले से दोस्तों। यही बलिया जिला है जो कि दोस्तों यूपी का सबसे पूर्वी जिला है, जो बिहार से टच होता है दोस्तों। याद रखेंगे उज्ज्वला योजना कहां शुरू किया गया? बलिया से। अगर पूछे दोस्तों उज्ज्वला 2.0, क्या दोस्तों? उज्ज्वला 2.0 योजना कहां से शुरू किया दोस्तों? 2021 में कहां शुरू किया? तब आपको बताना होगा महोबा। तो याद रखेंगे अगर 2.0 पूछता है तो महोबा होगा। अगर दोस्तों केवल उज्ज्वला पूछता है तो आपको बलिया बताना है दोस्तों। क्या? बलिया बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है दोस्तों? तो गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कितना होता है? तो 12%। कितना दोस्तों? 12% दोस्तों प्रोटीन होता है दोस्तों। ठीक, कितना होता है? 12% के आसपास। चलिए अगला है कि भारत में कुल कितने गांव हैं? देखिए क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो भारत में कुल कितने गांव हैं दोस्तों? तो आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? 64,930 गांव। ठीक है, सॉरी 6,40,930 गांव दोस्तों। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? आपको पता होगा मलिहाबाद दोस्तों
किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता होगा दोस्तों, ये दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ये कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में दोस्तों, लखनऊ में। ठीक है दोस्तों, किसके लिए है? तो दशहरी आम होता दोस्तों, उसके लिए प्रसिद्ध है। अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों में महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक है? दोस्तों आपको पता है कि दोस्तों कहां पे महिलाएं दोस्तों पुरुषों की अपेक्षा क्या है? ज्यादा है मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? जौनपुर। क्या हो जाएगा दोस्तों? जौनपुर का लिंगानुपात दोस्तों 101, मतलब 1024 दोस्तों, 1000 पुरुषों में 1024 महिलाएं हैं। ठीक है, तो यह चीज आपको याद रखना, जौनपुर का सबसे ज्यादा है लिंगानुपात। क्वेश्चन आएगा कि लिंगानुपात किसका सर्वाधिक है? तो जौनपुर जिले का। चलिए अगला है, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी धनराशि क्या है मेरे दोस्तों? तो क्या है? 82 का हमारा बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन से क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं 25% और रुपए में दोस्तों 7500। चलिए अगला है, कौन सा उपभाषा राज्य के पश्चिम भागों रोहेलखंड और ऊपर दोआब में बोली जाती है? दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? खड़ी बोली। ठीक है, और खड़ी बोली दोस्तों मानक बोली भी कहते हैं, मानक भाषा भी कहते हैं। और ब्रज भाषा दोस्तों क्या बोलते हैं? काव्य भाषा। ठीक है, काव्य भाषा। ये क्वेश्चन पूछा था, मानक भाषा कौन सी है? ठीक है, तो दोस्तों खड़ी बोली। और काव्य भाषा कौन सा है? तो ब्रज भाषा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 84 नंबर की NREGP दोस्तों, NREGP दोस्तों का पूर्ण नेम क्या है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों इसका बिल्कुल सही नाम क्या होगा? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। दोस्तों आपको बता दें कि दोस्तों इसी को दोस्तों मनरेगा में मर्ज कर दिया गया था दोस्तों। क्या? इसी को दोस्तों मनरेगा में मर्ज कर दिया गया दोस्तों। ये देखिए योजना आपको पता है कि दोस्तों पहले 200 जिलों में चलाई गई थी। कितने जिलों में? 200 जिलों में दोस्तों इसको पहले प्रारंभ किया गया था दोस्तों, फिर इसे दोस्तों मिला दिया गया था मनरेगा में। ठीक है, नरेगा में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक कृषि खेत के मापन का सर्वोत्तम विधि क्या होता दोस्तों? तो जरीब द्वारा या प्लेन टेबल पर या थियो डोलाइट द्वारा या फिर दोस्तों प्रिज्मेटिक कंपास द्वारा दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? जरीब द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? जरीब द्वारा दोस्तों इसका सही मापन होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, जिस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया था उसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? आपको पता होगा कि पंचायती राज लागू करने दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति सिफारिश की गई थी दोस्तों। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, बलवंत राय मेहता। आपको पता होगा इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। कितनी? त्रिस्तरीय। और दोस्तों इसी के लिए दोस्तों 73वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आएगा कि किसके द्वारा दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था को दोस्तों संवैधानिक दर्जा दिया गया? तब दोस्तों LM सिंघवी समिति होगी। क्या? LM सिंघवी समिति होगी। और उसके अशोक मेहता समिति जो है इन्होंने दोस्तों 2 स्तरीय समिति की सिफारिश की थी। क्या? 2 स्तरीय। चलिए अगला क्वेश्चन, पंचायती राज को के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया दोस्तों। तो किसके अंतर्गत दोस्तों किया गया ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों 73वां संविधान संशोधन किया गया था जिसके द्वारा दोस्तों पंचायती राज को दोस्तों स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया दोस्तों। और इसमें दोस्तों कुल 29 विषय बताए गए थे। कितने विषय? 29 विषय दिए गए थे। ये भी आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना दोस्तों। ठीक है, कितने विषय? 29 विषय दिए गए थे। ठीक है, और दोस्तों 74वां संविधान संशोधन दोस्तों नगर पंचायत के लिए दिया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। तो 73वां बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है कि पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है मेरे दोस्तों? तो पंचायती राज से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है इसके बारे में आपको बताना है। पहला है कि पंचायती व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों में से एक अभिन्न अंग रहा है। बिल्कुल सही है। अगला है 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ था दोस्तों। तो आपको बता दें दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये दोस्तों 24 अप्रैल को प्रारंभ हुआ था। कब? 24 अप्रैल को आया था। ठीक है, तो ये भी गलत है दोस्तों, यही हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है दोस्तों? तो कौन संबंधित है दोस्तों? लोकपाल, अंतर राज्य परिषद या फिर दोस्तों पंचायती राज परिषद पद्धति या फिर दोस्तों क्षेत्रीय राजनीति मेरे दोस्तों। तो कौन सा हो जाएगा? तो पंचायती राज पद्धति दोस्तों हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही
नहीं है मेरे दोस्तों। पहला है योजना आयोग का संविधान से कोई उल्लेख नहीं, बिल्कुल सही दोस्तों, ये इसका उल्लेख दोस्तों संविधान में है ही नहीं। ठीक है, दूसरा इसके उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता मेरे दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें एक मिनट दोस्तों, ये योजना आयोग का संबंध में कौन सा इनके में से सही कथन है? कथन सही है, अच्छा सही बताना दोस्तों इसका योजना आयोग का कोई उल्लेख नहीं दोस्तों, यहाँ बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका उल्लेख इसमें नहीं, तो दोस्तों यही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें सही नहीं पूछा गया, कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो बिल्कुल सही दोस्तों, योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला है आर्थिक नियोजन विषय। दोस्तों आर्थिक नियोजन किसका विषय है? आपको पता है कि अनुसूचित 7 में दोस्तों शक्तियों का बंटवारा दिया गया है, तो दोस्तों किसका विषय दिया गया है? दोस्तों आर्थिक नियोजन को किसका विषय माना गया है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, आर्थिक नियोजन दोस्तों समवर्ती सूची का विषय, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अगला है गेहूं में बौनेपन के लिए जीन है दोस्तों, तो कौन सा जीन है जो बौनेपन के लिए होता है दोस्तों गेहूं में? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नोरिन 10। क्या दोस्तों? नोरिन 10 दोस्तों, ये बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 93 नंबर कि भारत में कृषि मूल्य आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया दोस्तों? तो भारत में कृषि मूल्य आयोग दोस्तों 1965 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई दोस्तों। ठीक है, इसको हम CACP के नाम से जानते हैं। ठीक है, CACP दोस्तों। और आपको बता दें कि 24 मुख्य फसलों के लिए दोस्तों ये MPS की अनुशंसा करती है। कितने फसलों के लिए? तो 24 मुख्य फसलों के लिए। ठीक है, चलिए अगला है ऑपरेशन फ्लड द्वितीय का निम्न में से किससे संबंध है दोस्तों? आपको पता होगा कि ऑपरेशन फ्लड जो है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि ये दोस्तों किसके लिए है? दुग्ध आपूर्ति के लिए दोस्तों। और इसके दोस्तों आपको बता दें, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड के बारे में दोस्तों आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो दोस्तों ये दूध के लिए चलाया गया था। किसके लिए दोस्तों? दूध के लिए चलाया गया था। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है दोस्तों? खरीफ की फसल कौन सी नहीं है मेरे दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कौन सी। चना क्या है? ये खरीफ की फसल नहीं है। किसकी फसल नहीं है दोस्तों? तो खरीफ की फसल चना नहीं है मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए आपको बता दें कि अब देखिए ये आपको मिलाना है। क्या दोस्तों? इसको आपको मिलाना है दोस्तों। तो देखिए पहला है सर्व शिक्षा अभियान दोस्तों। सर्व शिक्षा अभियान कब आया था दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए 2001 में। कब दोस्तों? 2001 में। अगला है साक्षर भारत मिशन। क्या? साक्षर भारत मिशन दोस्तों कब आया? तो 2009 में आया। कब दोस्तों? 2009 में आया। अगला है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। क्या दोस्तों? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड दोस्तों 1987 में। और दोस्तों राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में। तो दोस्तों इस तरह से हम देखते हैं दोस्तों, हमारा 96 का बिल्कुल सही ऑप्शन दोस्तों हमारा ए नंबर ही हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, संगम योजना का उद्देश्य क्या है? शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था, नदियों की सफाई की व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव में बढ़ोतरी या विकलांगों की सहायता मेरे दोस्तों। तो 97 का बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। देखिए 97 बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, विकलांगों की सहायता। क्या दोस्तों? विकलांगों की सहायता मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए इसे दोस्तों संगम नाम दिया गया। अगला है कि 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना संबंधित दोस्तों, दीनदयाल अंत्योदय योजना किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो आपको बता दें ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास से दोस्तों। किससे? ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास से दोस्तों। और इसे 25 सितंबर 2014 को इसको शुरू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई थी दोस्तों? तो आपको पता होगा कि समाजवादी पेंशन योजना दोस्तों 28 जनवरी, कब दोस्तों? 28 जनवरी 2014 को इसको मंजूरी प्रदान की गई थी दोस्तों। ठीक है, 28 जनवरी 2014 को दोस्तों इसे मंजूरी प्रदान की गई थी। उस समय दोस्तों किसकी सरकार थी? अखिलेश यादव जी की। ठीक है, तो ये चीज आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था दोस्तों। तो द ऑपरेशन ग्रीन का कब शुरुआत हुआ था आपको पता होना चाहिए। कब हुआ दोस्तों? तो 1 जुलाई 2001 को। कब दोस्तों? 1 जुलाई 2001 को। तो चलिए दोस्तों ये हो गए आपके 100 क्वेश्चन। ठीक है, लेखपाल के 100 क्वेश्चन हो गए दोस्तों, जिसमें हमने ग्रामीण परिवेश, हिंदी और दोस्तों आपके जीके भी क्वेश्चन देख लिए हैं। अब कैसी लगी वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप चाहते हैं दोस्तों तो इसके हम और भी प्रैक्टिस सेट इसी तरह से लेकर आते रहेंगे। चलिए दोस्तों अगर चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद।